ठीक है। सो continuing with our previous topic, uh, definite integration, method will be same as we used to do in integration, only 2 3 steps are different that we have not used in integration. क्या करना पड़ेगा ये, after finding our answer we will substitute these limits. First we will substitute upper limit substitute करके, then we will subtract, then substitution of lower limit, subtraction करके आंसर निकालना है। ठीक है, अभी ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द डिनोमिनेटर, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ऐसा कि ऐसे एग्जांपल अगर आता है, पहले ऐसा प्रॉब्लम देखा है, खाली अभी यहाँ पे लिमिट डाल दिया, तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी विल सी। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द डिनोमिनेटर इन विदाउट रूट या विथ रूट या इन द न्यूमरेटर विथ रूट, ऐसे 3 टाइप मैंने बताए थे। देर आर टोटल 9 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये एक है, ये एक है। अकॉर्डिंग टू द टाइप वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला। तो यहाँ पे रूट नहीं है, देयरफॉर ये इसमें से कोई तो फॉर्मूला यूज होएगा। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So for that we have completing square method. So in completing square method there we have done 2 steps. Step 1 is what? X square का coefficient should be +1. X square का coefficient should be +1, and here it is already +1. So step 1 we will not do. Step 2, step 2 में क्या है? We have to add and subtract. Add as well as we have to subtract also. What? Coefficient of x divided by 2 whole square। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। तो इधर x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो पहला स्टेप जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप इज कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, 2 को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर भी 1 है, so we have to add and subtract 1 here. Always we have to add here only। ठीक है, इधर ही बीच में ऐड करना है। और इसमें फिर ग्रुप बनाना है। फर्स्ट 3 टर्म्स का एक ग्रुप होता है और बाद में के 2 टर्म्स का एक ग्रुप होता है। इन फर्स्ट 3 टर्म्स इट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसका है वो भी मैंने आपको टेक्निक सिखाया है। पहले वाले का रूट और एंड वाले का रूट इधर लिखने का और मिडल टर्म का साइन लिखने का। इफ यू follow these 2 steps then 100% it will be expansion of this bracket whole square x plus 1 whole square, और इसका एडिशन आता है 9, तो ये 3 स्क्वायर है। तो हम लोग ने ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर कन्वर्जन वी विल सब्स्टिट्यूट लिमिट्स नाउ, सॉरी फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये अपना फॉर्मूला है। सो दिस इज a 1/3 tan इनवर्स x, ये पूरा टर्म x है अपना, तो x प्लस 3 अपॉन a इज 3 एंड 5 to 0। तो अभी 5 सब्स्टिट्यूशन एट द प्लेस ऑफ x, तो इधर 5 आया तो 6 आएगा एडिशन, 6/3 is 2। देन सब्स्टिट्यूट 0, तो 0 + 1 दैट इज 1/3। तो ये अपना फाइनल आंसर है, ये भी चलेगा। या अगर किसी ने कैलकुलेटर में tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1/3 फाइंड किया और 1/3 उसको डिवाइड किया, वो भी चलेगा, ये भी फाइनल आंसर चलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक स्टैंडर्ड टाइप मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद अभी ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, खास करके मल्टी चॉइस के लिए। ऐसा छोटा प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला टाइप ही है, फॉर्मूला टाइप ही है। देखो आपको याद रहेगा, कुछ भी लिखा है डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं फॉर एवरी टर्म। इसका आएगा x³ अपॉन 3, इसका आएगा x² अपॉन 2, इसका आएगा kx और प्लस c। और इधर
के जो दिया है ना वो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड के, एंड राइट हैंड साइड इज गिवन एज 0। तो इधर लिमिट भी दिया है ना, तो जब भी आप ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे ना तो के का ऑटोमेटिकली वैल्यू अपने को मिल जाएगा, ऐसा अपने को के एक्सप्रेशन मिलेगा कुछ तो, एंड वी विल बी एबल टू फाइंड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपके मल्टी चॉइस में भी इसका प्रॉब्लम्स आ सकता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम ऐसा के फाइंड करने का आ सकता है। तो इसमें हम लोग ने इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 into x² अपॉन 2, इसका के का के एक्स कॉन्स्टेंट अकेला है ना, प्लस सी, बट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन इवन इफ यू डोंट राइट इट इज ऑल राइट, तो ये नहीं लिखेंगे। देन 2 सब्स्टिट्यूट करो x के जगह पे, और 0 सब्स्टिट्यूट करो x के जगह पे, इधर हर टर्म में x है, देयरफॉर व्हेन वी सब्स्टिट्यूट 0 होल ऑल दिस 3 टर्म्स विल बी 0, ये सेकेंड टर्म बचेगा ही नहीं, फर्स्ट टर्म बचेगा, और इक्वल टू 0 ये गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ही है, तो इसमें से के ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अपने को, 8/3, 12/3, सॉरी 12/2 है ये, 12, so that will be 6 plus 2k plus 0। यहाँ पे इससे अपने को k का वैल्यू मिलता है, k का वैल्यू आता है -13/3। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना पड़ेगा। हाँ, सिंपल है, एडिशन करो, के को एक जगह बाजू में रखो, ऑल नंबर्स टेक ऑन अदर साइड, फिर के फाइंड हो जाएगा। तो ये के फाइंड करो करके दिया था, तो के फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपको हर एग्जाम में एक तो ऐसा प्रॉब्लम दिखता ही है, 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए, आप कोई भी पेपर निकाल के देख सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला टाइप और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें दिखाई देता है, और के फाइंड करने का तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये भी हो गया। अभी ऐसा प्रॉब्लम जो है, देखो अगर ये ऐसा होता था dx/x² + 4, ओनली x² + 4 अगर होता था यहाँ पे, देन वी कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूले, वो 9 फॉर्मूला लिस्ट में से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है, बट वी हैव 5x + 2 इन द न्यूमरेटर। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये बहुत सिंपल है और एग्जाम में आ सकते हैं, ये भी करके रखो। इसको क्या करने का, डिनोमिनेटर वी हैव टू स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, 5x/x² + 4 एंड 2/x² + 4। सेकेंड टर्म में 9 फॉर्मूला के लिस्ट से फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि वो एग्जैक्टली अभी इससे मैच हो रहा है। हम लोग डायरेक्ट इसके जैसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है देयर वी कैन नॉट यूज फॉर्मूला, 9 फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, बिकॉज न्यूमरेटर में भी एक्स है। तो ये इधर आपको ना हमेशा याद रखो, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से एक पावर कम ऐसा एक्स है, जैसे इधर x² है और इधर x है, x⁻1 है, सो अगर इसको डिवाइड डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी 2x, राइट। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x डिनोमिनेटर का, इफ यू एडजस्ट दैट इन द न्यूमरेटर यू कैन यूज f'/f फॉर्मूला। ठीक है, इधर f'/f यूज करने का और इधर 9 फॉर्मूला यूज करने का, दोनों का अलग अलग टेक्निक्स है। ठीक है, तो 2 इधर बैलेंस किया, 5 है बट वी डोंट वांट 5, वी वांट 2 इन द न्यूमरेटर, 5 को बाजू में ले लो, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते बिकॉज देयर आर 2 टर्म्स, सो वी हैव टू राइट हियर ओनली 5 into 2, इधर बैलेंस कर दिया, इधर इधर ऊपर 2, इधर डिनोमिनेटर में 2, 2x, एंड नाउ वी कैन सी the complete derivative of denominator term is there in the numerator. So using f'/f is log f, right? So 5/2 into log of x² + 4, ये हो गया पहले टर्म का, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला फ्रॉम 9 फॉर्मूला लिस्ट, ये फॉर्मूला 1/a tan−1 x/a, so using that 1/2 tan−1 x/2, तो बस यही आंसर है अपना। अभी इसमें कैसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके लिए है क्योंकि एक लॉग का टर्म है और एक tan इनवर्स का टर्म है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो जितना मालूम है उतना करने का, जो नहीं मालूम है छोड़ देने का, प्रॉब्लम वैसे रखो। देर विल बी आंसर इन लॉग एंड tan इनवर्स टर्म। ठीक है, तो टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे 2, इधर आएगा 4 + 4 8 आ जाएगा, इधर आएगा 2/2 1, tan इनवर्स 1 आता है, पहले फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x = 2, उसमें क्या आएगा, इधर 4 + 4 8 आ जाएगा,
और इधर 2/1 आएगा, तो tan इनवर्स 1 वी नो इट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री इन रेडियन वी राइट एज 5/4। तो ये फर्स्ट टर्म का हो गया। सेकेंड टर्म के लिए जीरो पुट करना है, तो इधर आएगा log ऑफ 0 + 4, दैट विल बी log 4, एंड सेकेंड टर्म इज tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 2, तो 0 हो जाएगा टोटल, तो tan इनवर्स ऑफ 0 इज ऑल्सो 0। ये कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं दोनों। तो ये आएगा 5/2 log 8 एंड 5/2 log 4। तो इसको भी चाहे तो साथ में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास 5/2 है, दैट 5/2 यू कैन टेक आउट एंड सब्ट्रैक्शन को यू कैन डिवाइड। तो ये ऐसे आ सकता है आपका आंसर 5/2 log ऑफ 8/4। 8/4 करेंगे तो वो तो 2 आने वाला है वैसे, बट डिवीजन होएगा बिकॉज देयर इज सब्ट्रैक्शन बिटवीन लॉग टर्म्स। तो ये आएगा ऐसे 5/4, एडिशन 5/4 वो अलग ही रहेगा। तो log 2, 5/2 log 2, ये अपना आंसर है 5/2। log 2 प्लस 5/4, तो ये फाइनल आंसर है। इसमें कोई डाउट है? ये दो एग्जांपल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, ये और इसके पहले वाला के वाला, कोई डाउट है किसी को? सर वो नोट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा? तो आपने नोट लिखा था। ये इधर? हाँ सर। नहीं, नोट का मतलब ये है कि मैंने ना ये नोट्स में बीच बीच में ऐसा नोट नोट करके मार्क किया, मतलब वो स्टेप को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना है, इसके लिए नोट लिखा मैंने। तो तो इसे क्या किया है? 5/2 कैसे आया सर? हाँ, 5/2 क्यों आया है, देखो पहले से मालूम होना चाहिए व्हाट वी हाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट। सेकंड टर्म में वी आर गोइंग टू यूज 9 फॉर्मूला, तो इधर x² a² फॉर्म में लिखा, लेकिन इधर नहीं लिखा क्योंकि इधर अलग काम करना है अपने को। तो इधर क्या किया है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है 2x + 0, तो 2x हम लोग ने ऊपर लाने के लिए 5 को बाहर ले लिया और ये 2 बैलेंस किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर ये f'/f फॉर्मूला यूज किया रे, ये फॉर्मूला उधर यूज किया है f'/f। ओके सर, ओके। ठीक है। सर वो tan इनवर्स का नहीं होगा? क्या क्या? tan इनवर्स जो किया ना आपने, ये नहीं, समझ आवाज इसको। सर tan इनवर्स, tan इनवर्स हाँ सर ये समझ, इसके ऊपर वाले सम में tan इनवर्स किया ना, वो नहीं समझा ये। ये वाला हाँ ये, और हाँ इसके ऊपर वाला जो सम था ना, इसको तो एक tan मिनट, फिर इनवर्स। आवाज है ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स ये इसमें जो tan इनवर्स है ना, वो वाला सम नहीं समझा। ये वाला ही बोल रहे हैं क्या कि उसके पहले, इसके पहले? सर ये वाला। हाँ, इसमें क्या किया है, tan इनवर्स क्यों आया वो नहीं समझ में आया, कि ये इसके आगे का नहीं समझ में आया? सर कैसे आया वो नहीं समझा। अरे ये तो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यूज किया है, अच्छा सर, हाँ। इंटीग्रेशन 1/x² + a² फॉर्म है ना ये। हाँ ये सर। इसमें x² + a² समझ के फॉर्मूला यूज किया, 1/a tan इनवर्स x/a, फिर 5 पुट किया, फिर 0 पुट किया। अच्छा सर, ओके। हाँ वो हाँ। इसके बाद तो समझा सर। हम्म, ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी का कोई भी डाउट रहेगा तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अभी ना आगे का जो टॉपिक है ये और अलग है थोड़ा सा, इसका टाइटल है वही है, टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, बट इन इन दैट इट इज चेंज ऑफ लिमिट। चेंज ऑफ लिमिट क्या है, अगर आपने देखा रहेगा अभी तक मैंने जितने भी प्रॉब्लम लास्ट 2 लेक्चर से कर रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कहीं भी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का प्रॉब्लम नहीं लिया मैंने, टीटीटी का। लेकिन सब्स्टिट्यूशन तो एकदम स्टार्टिंग का ही एक्सरसाइज है, तो भी मैंने नहीं लिया क्योंकि इसमें थोड़ा एक अलग काम करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन में है ना, देखो जब भी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो वैल्यूज है, दीज वैल्यूज आर फॉर एक्स, राइट? सब्स्टिट्यूशन एक्स के जगह पे होता है ना ये वैल्यूज का। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट एंड कन्वर्ट अवर प्रॉब्लम इन अदर वेरिएबल, टी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये वेरिएबल भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाना चाहिए ना।
तो वो काम आपको अलग से करना पड़ता है, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो सपोज ये प्रॉब्लम है, 0 to π/2 है ये, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos x होल क्यूब dx। तो इसको ना सब्स्टिट्यूशन करना है, डिनोमिनेटर को t लेना है और न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव है, ओनली नेगेटिव साइन इज नॉट देयर, तो वो माइनस डी टी करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स का डेरिवेटिव शुड बी माइनस साइन एक्स। यहाँ पे माइनस अगर बाहर और अंदर लिखेंगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, वो प्रॉब्लम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हम लोग, but when we will write this problem, this term in terms of t, तो this should not be there। ये जो लिमिट है π/2 एंड 0, दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर x, x के जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, इसके लिए तो है ना ये। तो when we convert our problem in other variable, we have to convert the limit also accordingly। तो इसको कैसे करते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये टेबल बनाने का सिंपल है, ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहले ये समझ लो सब्स्टिट्यूशन कैसे किया, 1 + cos x 40 लिया, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 + cos x इज माइनस साइन एक्स dx इज dt। माइनस इज नॉट देयर, सो यू कैन पहले ही इधर माइनस एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक दिस माइनस ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। आफ्टर दिस माइनस इधर लिख के आप अभी इधर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आएगा माइनस डी टी, इसको माइनस डी टी, एंड द डिनोमिनेटर टर्म आई हैव टेकन एज टी, तो टी का क्यूब आ गया। और ये जो लिमिट है, हाँ, और ये जो लिमिट है 2 और 1 लिखा है ना, ये कैसे आता है, ये यहाँ पे टेबल बनाने का। टेबल में क्या लिखना है अपने को, एक्स एंड टी। तो आपको मालूम है कि ये वैल्यूज एक्स के जगह पे पुट करना है, तो सिमिलर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन, व्हाट विल बी अवर न्यू वैल्यूज फॉर टी, वो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, तो ये जो t का जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें आप x के ये दोनों वैल्यूज इधर ही डाल दो, तो t का वैल्यूज मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। तो 1 + cos x जो है, x के जगह पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूट π/2 या 0, कैसे भी कर सकते हैं। सपोज मैंने 0 पुट कर दिया, नीचे वाला वैल्यू इधर पुट करो, cos 0 इज 1, ठीक है। आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं, या आपका टेबल आपने 10वीं से किया है, cos 0 इज 1, देयरफॉर 1 + 1 2 आएगा, तो नीचे जो लिमिट 0 है उधर 2 आएगा, एंड π/2 जो है, π/2 इधर पुट करना है अपना, अपर लिमिट है ना π/2 इधर पुट करो, 1 + cos π/2, cos π/2 इज 0, sin π/2 इज 1, बट cos π/2 इज 0, तो ये आएगा 1 + 0, तो t का वैल्यू 1, तो π/2 की जगह पे 1 और 0 के जगह पे 2। तो ये ना उल्टा आ गया, देखो आपने अगर ये प्रॉब्लम देखा रहेगा ना, अभी तो कभी भी नीचे छोटा वैल्यू और ऊपर बड़ा वैल्यू ऐसे मिलता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, नीचे बड़ा वाला वैल्यू। अभी आप बोलेंगे नहीं उल्टा लिखेंगे, नहीं उल्टा लिखने का नहीं, जो इधर लोअर लिमिट का आता है वही नीचे लिखने का। तो 0 का 2 आ रहा है तो 2 लिखो, हाँ, π/2 का 1 आ रहा है तो वो ऊपर 1 लिखो। तो ये है ना, क्यों आता है वो आपको आगे प्रॉपर्टीज में भी समझ में आ जाएगा। और आंसर, फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, इट विल नेवर बी नेगेटिव। ये इधर नेगेटिव आया ना, इसके लिए इधर इंटरचेंज हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्यों, ये आगे मैं आपको बताऊंगा तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपने को काम वही करना है। तो सब आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी विल यूज x⁻n फॉर्मूला, माइनस को बाहर ले लो, वी विल राइट दिस 1/t³ एज t⁻³ t⁻³ नाउ यूज x⁻n फॉर्मूला, यूज x⁻n फॉर्मूला, तो t⁻³ + 1 -3 + 1, और लिमिट है 2 to 1, अभी माइनस को बाहर ही रखो। नाउ t⁻² आता है, -2 जो है पावर, उसका मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 को भी बाहर ले लिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये -2 है, ये -2 और ये माइनस बाहर आके प्लस हो गया, क्योंकि क्या है अपने को सब्स्टिट्यूशन टी के जगह पे ही करना है ना, तो 2 के जगह पे वैसे भी नहीं हो रहा है, तो वी कैन टेक 2 कॉमन नाउ ओनली। अगर बाद में भी करते हैं ना, तो दोनों के नीचे 2 आता था, दोनों टर्म ऐसे मिलते थे, उनके नीचे 2 आता था, तो वही होता था। अभी भी लेंगे तो भी चलेंगे, तो टी के जगह पे 1 पुट करना है, लेकिन पहले आप इसको ऐसे लिखो। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो थोड़ा आपको सिंपल लगेगा, और नहीं तो 1 - -2 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हेन यू पुट x t = 1,
आपको इधर मिलेगा 1:-2। तो 1:-2 तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे तो बेटर है। राइट दिस एज 1/t²। सब्स्टिट्यूट एंड t इक्वल टू 2। तो 1/1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, एंड 1/2 स्क्वायर इट इज 4। ठीक है, ये ना एक्चुअली एक वैसे बोलेंगे तो सब्स्टिट्यूशन का एक ही काम बड़ा है, लेकिन कभी कभी वो सब्स्टिट्यूशन है ना बड़ा हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा पेज का तो सब्स्टिट्यूशन का ही सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन ये एक ही काम है, सब्स्टिट्यूशन करके सब्ट्रैक्ट करना, ये काम आपका बढ़ता है, बस बाकी का वही है जो पहले भी करते थे। तो ये सब्स्टिट्यूशन किया 1, ये 2 पुट किया तो 1/4 मिलता है। 1 - 1/4 इज 3/4। तो 3/8 अवर इज अवर आंसर। और देख सकते हैं आप, ऊपर नेगेटिव भी आया था, लिमिट भी उल्टा हो गया था, लेकिन फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। फाइनल आंसर इज पॉजिटिव है। इसमें कोई डाउट है क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, मैं ऐसा और एक प्रॉब्लम बताता हूँ, तो शायद एकदम सिमिलर है, सब्स्टिट्यूशन तो सिमिलर है। यहाँ पे 0 to π/2 लिखा है, sin⁵ मल्टीप्लाई बाय cos x dx। ठीक है, तो पुट sin x इक्वल टू टी। आपको मालूम है कॉम्प्लिकेट टर्म को टी लेते हैं, तो साइन इज कॉम्प्लिकेट टर्म एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इज देयर हियर, इट इज cos x। तो टेक sin x इज t एंड cos x dx एज dt। इधर माइनस वगैरह कुछ नहीं आएगा। इधर कैसे थे, कॉस्ट को टी लिया था। ठीक है, तो अभी अपने को 0 and π/2 अपना लिमिट्स है, तो ऊपर x के जगह पे लिखो, t के जगह पे क्या लिखने का, अपना जो t यहाँ पे है ये अपना t का है ना, तो ये साइन टी एक्स के जगह पे पुट 0, तो साइन 0 इज 0। एक्स के जगह पे पुट π/2, तो साइन π/2 इज 1। तो 0 to 1 हो जाएगा, ये अपने को यहाँ पे पुट करना है 0 to 1। ठीक है, ये यहाँ पे जो लिखा है ना, हाँ वो ये कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। एक्चुअली लिखने का जरूरत नहीं, अगर आपको मालूम है समझ में आता है या कैसे ये वैल्यूज मिला, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। एंड इवन इफ यू डोंट राइट, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। तो 0 to 1 ये टेबल बनाओ, लेकिन टेबल बनाएंगे ना तो सिंपल होता है समझने के लिए। अगर किसी को ये भी नहीं समझ में आता है ना, तो एक और बढ़ा दो यहाँ पे, ये टी के जगह का वैल्यू लिखो, टी इज इक्वल टू साइन एक्स, और वैल्यू एक्चुअली डाल के देखो, साइन 0 तो 0 आया तो ऊपर 0 ले लो, साइन π/2 1 ऊपर ले लो, ऐसे ये भी आप कर सकते, करना है। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूशन विल बी देन, लिमिट विल बी 0 to 1 and this is what sin x is t, therefore this will be t⁵ and this will whole term will be dt। तो t⁵ dt है, t⁵ dt का इंटीग्रेशन आएगा t⁶/6। लिमिट्स आर 1 and 0, तो 0 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म तो बचेगा ही नहीं है, 0/6 आएगा। फर्स्ट टर्म इज 1/6, 1⁶ है ना, तो 1/6, तो ये अपना आंसर है। सिंपल है, कोई कोई प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेट इसमें कैसा डिनोमिनेटर में आया था, इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। और एक प्रॉब्लम लिया है, हाँ, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चालू, अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू होगा। तो ये भी वैसे ही है, 0 to π/2 cos x dx and 1 plus sin x multiply by 2 plus sin x। तो देर आर टू साइन टर्म्स हेयर, सो दैट मीन्स ये भी सब्स्टिट्यूशन का एंड पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा दोनों का प्रॉब्लम है ये। तो साइन एक्स 2 बार है, साइन एक्स कितने भी बार रहेगा, मतलब जितना कॉम्प्लिकेट टर्म दिखता है उसमें टी रहता है। तो ये नीचे के जो भी मैंने 3-4 प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए, सारे सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम थे। तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स is equal to t, therefore derivative of sin x is cos x, cos x dx will be dt। सर तो 1 इसको प्लस भी, साइन एक्स को भी नहीं ले सकते थे। हाँ वो भी राइट है, 1 plus sin x को भी t ले सकते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, इधर भी 1 plus sin x 1 लिखना प्लस साइन एक्स पड़ेगा। आएगा। हाँ। यू कैन राइट दैट 2 as 1 plus 1, और 1 वो जो एक 1 है ना, वो 1 plus sin x को ही t ले सकते हैं, वो भी बराबर है। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप कैसे सीधा सीधा मेरे को लगा साइन एक्स को, तो मैंने ऐसा लिया। किसी ने 1 plus sin x को टी लिया, तो इधर भी 1 plus sin x plus 1 लिखना पड़ेगा, मतलब ये 1 plus t हो जाएगा। हाँ? या फिर सीधा ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा लिखो,
साइन एक्स इक्वल टू टी एंड कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। ये लिमिट का आपको करना पड़ेगा एक्स एंड टी। तो अपना लिमिट है 0 पाई बाय 2, 0 and पाई बाय 2। तो लोअर लिमिट इधर पुट करो, साइन जीरो इज जीरो, तो इधर जीरो आएगा। साइन पाई बाय टू इज 1, तो इधर 1 आएगा। तो अभी अपना यहाँ पे 0 to 1 एंड डी टी अपॉन 1 + t, 2 + t ऐसे है। ये पार्शियल फ्रैक्शन देखो कितना इसका ये कॉम्बिनेशन है। आप ये प्रॉब्लम को अगर देखेंगे तो पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। ये 3-4 ऐसे भी हो सकते प्रॉब्लम। तो नाउ वी विल यूज अवर पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। तो dt हटाएंगे, इंटीग्रेशन हटाएंगे, 1 देयर इज नो अदर टर्म हियर इन द न्यूमरेटर। तो dt और इंटीग्रेशन हटाएंगे तो 1/1 + t एंड 2 + t। सो इट शुड बी a/1 + t + b/2 + t। तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a के साथ 2 + t आएगा एंड b के साथ 1 + t आएगा एंड डिनोमिनेटर शुड बी दिस एलसीएम। तो 1 + t 2 + t, इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स because the equal sign is there in between and denominator is same, that means numerator must be same। तो न्यूमरेटर में LHS में 1 है, डिनोमिनेटर में it is this a into 2 + t plus b into 1 + t। now we have to substitute values and find values of a and b। कौन सा वैल्यू t के जगह पे पुट करना है वो यहाँ पे देख के समझ में आएगा। तो पहले अगर आप t के जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बनेगा, तो b का वैल्यू मिलने का पुट t इज इक्वल टू -2, तो ये a इंटू 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देर इज नो t टर्म, देयर फॉर इट विल बी 1 ओनली। उधर आप कोई सब्स्टिट्यूशन मत करो क्योंकि t है ही नहीं ना। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 b इंटू 1 माइनस सॉरी -2 1 - 2, t के जगह पे -2 आएगा तो दिस विल बी -1 -1 इंटू b, दैट इज -b equal to 1, that means b is equal to -1। सिमिलरली पुट t is equal to -1, यहाँ पे देख के समझ में आता है t के जगह पे -1 डाल सकते हैं। -1 डाल दो तो वैसे ही आपका a का वैल्यू मिलता है 1। तो a और b का वैल्यू मिलने के बाद आपको मालूम है वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट। इसमें वैल्यू डाल दिया देन इंटीग्रेशन 0 to 1, दोनों 1/x फॉर्म में है, कहीं भी स्क्वायर वगैरह नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन यूज लॉग फार्मूला। 1 इसका आएगा log 1 + t, इसका भी वही आएगा 1/log 2 + t। x का मल्टीपल होता तो 1 में आता था, यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है तो ये ऐसे आंसर आए। आफ्टर दिस नाउ सब्स्टिट्यूट दिस लिमिट्स, 1 पुट किया और 0 पुट कर दिया, तो दो टर्म बचेगा इधर सबका। 1 पुट कर पहले से 2 लॉग है और जब भी आप 1 डालोगे तो और 2 लॉग हो जाएंगे, 0 डालोगे तो और 2 लॉग, मतलब 4 लॉग आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे फाइनली आप एक काम कर सकते हैं, जिनका भी एडिशन है उसको मल्टीप्लाई करो, जिनका भी सब्ट्रैक्शन है उनको डिवाइड करो और फिर 4/3 आता है लॉग, ऐसे करना। इसमें कोई डाउट है किसी को ये प्रॉब्लम में? नो सर। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स है ना, आप खुद भी क्या करो, अभी नोट्स तो मैंने लास्ट टाइम ही शेयर किया है ये वाला भी, तो आज भी मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये आपको बाद में लिखना है नोटबुक में। और लिखते टाइम चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, सामने रखो बट ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन ओनली। ठीक है, अगर खुद से आता है तो रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी ना लास्ट टॉपिक, ये इंटीग्रेशन का भी लास्ट टॉपिक है ये। और इसमें ना एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है वो जो बार बार आता है। ये देयर आर 5 प्रॉपर्टीज आई हैव रिटन हियर। इसमें से ना ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आगे आएगा मैं बताऊंगा तभी। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम 100% एग्जाम में आएगा। 99% भी नहीं, 100% एग्जाम में प्रॉब्लम इसका प्रॉपर्टीज का आता है। तो देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये पहले प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। a to b f(x) dx, इफ यू इंटरचेंज दिस लिमिट्स, b नीचे ले लो a ऊपर लो, तो क्या होएगा आपका, ये माइनस आएगा। अभी आप खुद कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे क्यों होएगा। तो सब्ट्रैक्शन अगर इंटरचेंज कर देंगे, आपको याद है हम लोग क्या करते हैं,
पहले ऊपर वाला लिमिट सब्स्टिट्यूट करते फिर नीचे वाला लिमिट सब्स्टिट्यूट करते। अगर ये उल्टा कर दिया तो जो आने वाला आंसर है उसका उल्टा मतलब नेगेटिव आंसर आएगा ना। ए माइनस बी का बी माइनस ए हो जाएगा तो आंसर तो साइन चेंज ही होएगा ना। ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आया क्या? ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आया क्या? यस सर। हाँ ठीक है। ये आपको ना एक हद प्रॉब्लम में शायद ये यूज भी हुआ रहेगा तो ये ना समझ लेने का। कभी आप उल्टा करके भी कर सकते हैं। ये मालूम होना चाहिए खाली। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी पे हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हैं। इस पे मैंने मैक्सिमम आपका फोकस किया क्योंकि इस पे ही प्रॉब्लम एग्जाम में आता है और बाकी का एकदम कोई कोई बेसिक प्रॉपर्टीज है। और ये सेकंड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसमें ना इसका मतलब ये है कि एक्स में अगर वेरिएबल हो या टी में वेरिएबल हो तो भी आपका सेम आंसर आता है। लेकिन एक्चुअली फिर इधर कैसा है, फंक्शन इफ इट इज एग्जैक्टली सेम इट मे बी इन एनी वेरिएबल, आपका लिमिट वो अगर सेम रहेगा तब वही उसमें डाल के आपका आंसर सेम ही आने वाला है। इसमें ना कुछ किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। वो कंफ्यूजन ये है कि सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम में हम लोग टी डालते हैं तो फिर ए टू बी तो चेंज हो जाता है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखा है ना इसका मतलब थोड़ा अलग है। इसमें ना एफ इधर भी एफ ही लिखा है और इधर भी एफ लिखा है। जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन और फंक्शन चेंजेस, तो ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। आप देख सकते हैं ये दोनों, ये ऊपर वाले में साइन कॉस दिख रहा है, इधर साइन कॉस है ही नहीं। फंक्शन तो अलग है ना। ये दोनों फंक्शन अलग अलग है। इसके लिए इसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक्स में कुछ लिखा, सपोज आई राइट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और इधर लिखा टी स्क्वायर, और अगर सेम ही लिमिट मैंने एक्स में डाल दी और टी में डाल तो सेम ही आंसर आने वाला है, ऐसा इसका मतलब। ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इसका मतलब नहीं है। इस सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में आफ्टर सब्स्टिट्यूशन और फंक्शन ओनली चेंजेस, ये ही चेंज हो जाएगा तो फिर ये लिमिट चेंज करके सेम आ सकता है, सेम लिमिट से सेम नहीं आएगा, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी का ये मतलब है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। सपोज आपको यहाँ पे 0 to 100 फाइंड करना है। ठीक है। आपका लोअर लिमिट है 0 और 0 to 100 अपने को फाइंड करना है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपने ना 0 to 100 के बजाय सपोज आपने दो इंटीग्रेशन कर दिया। एक में लिखा 0 to 50, थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो। एक में लिखा 0 to 50 प्लस दूसरे में लिखा 50 to 100। तो भी आपका आंसर वही आएगा। देखो क्या है, काम बढ़ता है। लेकिन लिमिट अगर आप एक लिमिट को दो लिमिट में भी डिवाइड करेंगे, खाली आपको ये याद रखना है 0 to 100 तो 0 to 50 एंड 50 to 100। एक लिमिट को ऐसे आप दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ए टू बी है तो इसको ए टू सी एंड देन सी टू बी। एक ही बात है। एक लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड करके आप अलग अलग ऐड करके भी, आप बोलेंगे ऐसा करने का ही क्यों, क्योंकि सीधा सीधा आंसर मिल रहा है उसको दो दो में क्यों करने का, वो आपको आगे पता चलेगा। प्रॉब्लम है ऐसे भी। ठीक है। तो दो में भी स्प्लिट कर मैं तो बताता हूँ जो दो में क्या, इसको आप 100 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं ना तो भी आपका फाइनल आंसर सेम आता है। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 5 to 6, ऐसे आप 99 to 100 तक अगर जाएंगे और फाइनल आंसर सबका ऐड करेंगे ना यही आंसर आएगा जो सीधा 0 to 100 आता है। तो ये इसका मतलब है। ठीक है। और इसका एक मतलब होता है जो हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं ना, इसका एक मतलब ऐसा है कि व्हेन वी राइट एनी फंक्शन, मैंने आपको डेरिवेटिव में भी बताया था। अपना इंटीग्रेशन में ज्यादा हम लोग बोर्ड पे काम नहीं कर पाए। वेन एवर वी राइट एनीथिंग इन एक्स इट विल बी, इफ यू ड्रॉ देर विल बी सम टाइप ऑफ कर्व, कुछ ना कुछ तो कर्व मिलता है अपने को। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना ये क्या करता है मालूम है। सपोज मैंने 0 to 1 लिखा, ये 1 है, सपोज ये 1 है, ये 1 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 1, इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में ये जो एक्स एक्सिस और वो ग्राफ के बीच में जितना भी एरिया मिलता है ना उसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। तो जो मैं बीच में बात कर रहा था कि दिस विल नेवर बी नेगेटिव, तो इसका रीजन ये है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब आप एरिया फाइंड कर रहे हैं।
इंटीग्रेशन जब भी आप करते हैं ना, तो जनरली आप डिग्री में भी पढ़ोगे, इंटीग्रेशन से आप एरिया और वॉल्यूम्स फाइंड कर सकते हैं। खास करके ना, ये एप्लीकेशन में आपको एक बता रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं बताया था। ठीक है, ये देखो, एक मिनट। सर जैम यूज करो। हेलो, सर जैमबोर्ड यूज करो ना इससे अच्छा। सर जैम कोड यूज करो ना। हाँ सर क्या क्या? जैमबोर्ड यूज करो ना सर, जैमबोर्ड। आवाज बराबर नहीं आ रहा है इधर। जैम व्हाइट बोर्ड जैम। हेलो, सर रिकॉर्डिंग नहीं ओपन जब करो ना, वो यूज करो। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? सर वो आप पेज ओपन करो ना, रिकॉर्डिंग वाला है जो है ना वो। एक मिनट, हाँ, बोलो। सर वो पेज इसका वो पेज ओपन करो सर। कैनवास मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर कैनवास कैंसिल कर दो। लो, हाँ, कैनवास कैंसिल कर दो उसको। कैंसिल करूँ? हाँ सर। एक मिनट, इधर ही है कुछ ऐसा वो बोल रहा था। हाँ सर, और जैमबोर्ड ना, रिकॉर्डिंग के ऊपर जैमबोर्ड है, उसको यूज करो सर। ये है ना? हाँ, ठीक है, स्टार्ट न्यू व्हाइट बोर्ड। देखना पड़ेगा मुझे, किधर है व्हाइट बोर्ड? हेलो, ओके, हाँ, दिख रहा है सबको ना? हेलो, यस सर हम लोग को शेयर हुआ है ना। सर हम लोग हाँ, को भी शेयर हुआ है, हम लोग को भी। ठीक है, देखो अभी। हाँ, थैंक यू। तो बड़ा आ रहा है लेकिन ना स्क्रीन इसका। ये मुझे कैनवास का वो मतलब सर उधर ऑप्शंस होगा सर टेक्स्ट उसमें चेंज करने का। चेंज करो ना सर, पेन का साइज साइज चेंज करो सर, चलेगा। हाँ, ठीक है, चलेगा। देखो अभी आवाज आ रहा है ना ठीक से? हाँ सर आ रहा है। हाँ, देखो, स्कूल से लेके अभी डिप्लोमा तक आपने अलग अलग फॉर्मूले देखे हैं जिससे एरिया कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में अपने पास फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के भी अपने पास अलग अलग फॉर्मूले हैं बाय विच वी कैन फाइंड एरिया। सर्कल का एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। क्वाड्रिलेटरल में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स वी हैव डिफरेंट फॉर्मूले। आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। यस यस सर। सर आ रहा है, आ रहा है। लेकिन सपोज आपके पास कोई ऐसा शेप हो जो एकदम अनइवन हो। ठीक है, अनइवन शेप है। अभी अनइवन शेप का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई फॉर्मूला तो नहीं अपने पास। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं मालूम है? इसमें ना, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड एरिया ऑफ एनी अनइवन शेप आल्सो। तो एरिया एज वेल एज वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी एप्लीकेशन से आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वॉल्यूम का भी आपका आप कर सकते। इसमें कैसा होता है देखो, जैसे आपको याद रहेगा, पिक्सल में भी एक कोई पर्टिकुलर शेप है, उसको आप है ना ऐसे, आप सपोज इसमें डिवाइड करते हैं। हाँ, ऐसे सपोज मैंने इसको डिवाइड ये कर दिया। ठीक है, ऐसा अगर मैंने किया, ठीक है, मैं आपको ना एक टेक्निक बता रहा हूँ इसमें, बाय विच वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस अनइवन शेप। इसका कोई फॉर्मूला अपने लिस्ट में है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखो, हाँ, अभी सपोज मैंने ये ऐसे किया, अभी इधर भी एक लाइन है छोटा सा ऐसा। ठीक है, अभी इधर जो ये स्क्वायर शेप्स है, इस स्क्वायर शेप्स का तो एरिया हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर फॉर्मूला। राइट, स्क्वायर शेप्स का तो एरिया सबका फाइंड हो जाएगा। अभी जो छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स है, हाँ, छोटे छोटे, ये एयर, अपने को ना इसका एग्जैक्ट एरिया मालूम नहीं, पता ही नहीं चलेगा। बट वी कैन फाइंड एरिया टू सम एक्सटेंट एक्यूरेट। ठीक है, एग्जैक्ट एरिया नहीं मिलेगा, लेकिन एक्यूरेसी हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो सपोज मैंने ना खाली स्क्वायर्स का एरिया फाइंड किया, इसका किया,
इसका किया, ये सारे जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे स्क्वायर्स का सपोज यहाँ पे 10 स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, ये 10 स्क्वायर का अगर मैंने एरिया फाइंड किया एंड इफ आई ऐड ऑल दिस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर्स, तो अपना जो एक्चुअल एरिया है उससे ना आपका थोड़ा एक 9 to 10% एरर में आपका एरिया वही रहेगा। लेकिन अपना ये लॉस है, जो एरिया हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ये बीच ये जो एंडिंग यहाँ पे जो दिख रहा है, इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन बीच का एरिया हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो विथ एरर वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस ग्राफ। लेकिन अगर मैंने इसका ना सपोज मैंने अभी मैंने बहुत बड़ा बड़ा ये लिया है, ये लेंथ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन से, सपोज मैंने ये छोटा छोटा कर दूं, सपोज मैंने ऐसा कर दिया, सपोज मैंने ऐसा कर दिया, छोटा छोटा कर दिया और लाइंस मैंने बढ़ा दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है देखो अपन, मैं ना ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ इधर, ठीक है समझ लो। ठीक है, सपोज मैंने ना ये पहले जो ड्रॉ किया था उसको ही मैंने फिर से और डबल इसका ये कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ ये स्क्वायर्स का। अभी क्या होएगा, अभी फायदा क्या हो गया देखो, अभी आप पहले ना ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी जितना छोटा करे ना इधर तक पहुंच गए हम लोग, अभी देखो इधर तक पहुंच गए। जितना छोटा स्क्वायर है उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपका ना फिर जो एरर है ना वो एकदम छोटा छोटा, एकदम बाउंड्री लाइन का आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बीच के सारे स्क्वायर का एरिया आप कैलकुलेट कर पाओगे। अभी अगर आपने ये जो स्क्वायर है, पहले मैंने इतना बड़ा स्क्वायर लिया था, बाद में मैंने इसका छोटा करके सपोज मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, तो क्या होएगा, ऑब्वियसली मेरा 1/4 एरर और कम हो गया। ठीक है, अगर मैंने और छोटा कर दिया, जितना मैं छोटा करूंगा स्क्वायर, उससे क्या होएगा, जो ये अनइवन जो इधर ऐसा शेप्स है ना जो कर्व टाइप, उधर तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। एकदम छोटा करेंगे तो इधर इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करके इधर तक पहुंच सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी इससे फायदा क्या होता है, एरिया अपना एग्जैक्ट नहीं लेकिन कुछ एक्यूरेसी एकदम जो रिलायबल है उधर तक हम लोग पहुंच सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप अगर इंजीनियरिंग में देखेंगे ना, इसके एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन में टू फाइंड एरिया एज वेल एज टू फाइंड वॉल्यूम वी यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वही इसका मतलब है। अगर आपने सपोज 0 to 100 है अपने पास, तो मैंने इसको 0 to 50 और 50 to 100 ऐसा दो का एडिशन किया एरिया फाइंड करके, तो भी वही होएगा ना। तो ये ऑब्वियसली ऐसे होता है। तो अभी ये मैंने तीन प्रॉपर्टी तक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी हैव फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, एक काम कर दो, अपने को ना अभी ब्रेक लेना है, क्योंकि उसके बाद मेरा दो नेक्स्ट लेक्चर बाद में है। 1 मिनट पहले इसको बंद कर।